तो देख पार्ट 2 कवर करेंगे कोनिक सेक्शन का आज हम, ठीक है। तो उससे पहले मेक श्योर तुमने पार्ट 1 देखा हो या फिर तुम्हें पैराबोला और कोनिक सेक्शन की बेसिक्स पता हो, तभी तुम्हें इलिप्स समझ में आएगा। तो ये पढ़ने से पहले पैराबोला पढ़ के आओ, उसके बाद ये पढ़ना। तो कोई भी जनरल 2 डिग्री कर्व जो है वो इलिप्स को कब रिप्रेजेंट करता है, जब ये दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई हो। ये चीजें मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ क्योंकि पार्ट 1 में ऑलरेडी कवर्ड है। तो डेल्टा ऐसा दिखता है, ABC तेरे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं और इसके अबाउट क्या होता है, ये सिमेट्रिक होता है। तो ये डेल्टा ऐसा दिखता है, इसको अगर तुम ओपन करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, नॉन जीरो आनी चाहिए और साथ में ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इलिप्स रिप्रेजेंट करेगा। अब फिर दूसरी बात ये कि कोई भी कोनिक की डेफिनेशन क्या होती है, कोनिक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जिसकी फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस का रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट आता है। अभी ये जो कांस्टेंट है, या तो ये कितना आया होगा तेरा, 1 आया होगा। अगर ये कांस्टेंट जो है इसको अगर मैं 1 बोल दूं तो वो पैराबोला हो जाता है। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला हो जाता है, 0 से 1 है तो क्या होना चाहिए, इलिप्स हो जाता है। ये सारी चीजें मैं पार्ट 1 में भी कवर कर चुका हूँ, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी मैंने बता दी, ठीक है। अब ये कांस्टेंट को क्या बोल देते हैं, इसेंट्रिसिटी बोल देते हैं। बढ़िया से पता होना चाहिए, कन्वेंशन है, टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इलिप्स, जो कि तुम्हारे इस चैप्टर का क्या बनाएगा, बेस बनाएगा। तो बहुत ही बढ़िया से पढ़ना है। स्टैंडर्ड इलिप्स की इक्वेशन ऐसी ऐसी कुछ दिखती है, जहां ए अगर तेरा बी से बड़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अगर ए तेरा बी से बड़ा है तो क्या मतलब है इसका, कि एक्स वाली टर्म के नीचे वाला जो टर्म है वो बड़ा है। तो एक्स एक्सिस क्या रहा होगा, मेजर एक्सिस रहा होगा, ठीक है। अब मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का फंडा क्या है तो वो देख लेते हैं। तो पैराबोला में हमने पढ़ा था कि एक्सिस क्या होता है, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो अगर तुम इस कर्व को देखो तो साफ साफ दिख रहा है कि एक्स एक्सिस भी तेरी लाइन ऑफ सिमेट्री है और वाई एक्सिस भी तेरी लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब क्या रही होंगी, दो एक्सिस रही होंगी। फिर हमने एक और डेफिनेशन पढ़ी थी एक्सिस की, क्या, कि एक ऐसी लाइन जो कि फोकस से पास करे, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो। तो फोकस से पास करिए, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया है, मेजर एक्सिस नाम दे दिया गया है, ठीक है। फिर वहां हमने पैराबोला जो पढ़ा था उसमें क्या था, जो वर्टेक्स था ना तेरा वो ओरिजिन था, यहाँ सेंटर तेरा ओरिजिन है, बढ़िया से पता होना चाहिए। फिर जो भी तुम कोऑर्डिनेट्स याद रखोगे या जो भी पॉइंट्स याद रखोगे उनको डिस्टेंस की फॉर्म में याद रखो, क्योंकि अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूंगा तो कोऑर्डिनेट्स तो चेंज हो जाएंगे ना, ठीक है, समझ गए होंगे बात। तो सेंटर से अगर तुम ए दूरी अंदर या ए दूरी बाहर चले जाओगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, फोकस मिल जाएगा। इलिप्स के अंदर दो फोकस होते हैं, इसको मैं F1 बोल देता हूँ, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, F2 बोल देता हूँ, ठीक है। तो इस वाले फोकस के करस्पॉन्डिंग क्या आया होगा, एक डायरेक्ट्रिक्स भी आया होगा। तो जो डायरेक्ट्रिक्स रहा होगा वो कितने डिस्टेंस पे रहा होगा, ए बाई ई डिस्टेंस पे रहा होगा। अब ये ए बाई ई जो है वो ए से बड़ा है क्योंकि ई तेरा 0 से 1 के बीच में है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ चले जाओगे तो इस वाले करस्पॉन्डिंग के लिए दूसरा डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगा। इसकी इक्वेशन क्या रही होगी, एक्स इक्वल्स टू माइनस ए बाई ई रही होगी। इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या रही होगी, एक्स इक्वल्स टू ए बाई ई रही होगी। बहुत ही सिंपल सिंपल सी बातें हैं। फिर वर्टेक्स क्या होता था कि कोनिक और तेरी एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो देख इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन a,0 माइनस a,0 आया होगा। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता था, लेटेस्ट रेक्टम होता था ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो कि फोकस से पास हो। तो दो फोकस हैं तो दो क्या रहे होंगे तेरे, दो लेटेस्ट रेक्टम रहे होंगे। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का जो है फॉर्मूला ये है, बढ़िया से याद होना चाहिए। फिर इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला ये है, ये भी याद होना चाहिए। इसको कैसे याद रखोगे, अगर ए और बी की टर्म्स में याद करने की कोशिश करोगे तो बहुत कंफ्यूज होगे। कैसे याद रखोगे, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस छोटे का स्क्वायर अपॉन बड़े का स्क्वायर, ठीक है। मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी थी 2a और माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी 2b। ये मैंने तुम्हें बता ही दिया, दोनों फोकस होंगे, इनके करस्पॉन्डिंग ये दोनों क्या आए होंगे, डायरेक्ट्रिक्स आए होंगे। तो पहले वाले केस में a तेरा बड़ा था, अब मैंने क्या कर दिया, b को बढ़ा दिया, मतलब y के नीचे वाला टर्म क्या रहा होगा, बड़ा रहा होगा। तो y क्या रहा होगा तेरा, मेजर एक्सिस रहा होगा। सिंपल सी बात है, वहां एक्स एक्सिस तेरा मेजर एक्सिस था, यहाँ वाई एक्सिस मेजर एक्सिस होगा। तो ऐसा कब दिखेगा, ठीक है। ये हो गई तेरी मेजर एक्सिस, ये वाली हो गई माइनर एक्सिस। ये क्या रहे होंगे, फोकस रहे होंगे। तो सेंटर से, सेंटर तो ओरिजिन ही रहा होगा, सेंटर से बीई डिस्टेंस दूर पे पहला फोकस और सेंटर से बीई डिस्टेंस नीचे दूसरा फोकस। इस वाले फोकस के करस्पॉन्डिंग एक डायरेक्ट्रिक्स ऐसा आया होगा, एक डायरेक्ट्रिक्स ऐसा आया होगा। अब वहां डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या थी, x इक्वल्स टू ए बाई ई। तो x को तुमने रिप्लेस कर देना है y से और a को रिप्लेस कर देना है b से, खत्म, ठीक है। अब लेंथ ऑफ एल आर का फॉर्मूला वहां कहता था, वहां था 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो यहाँ क्या रहा होगा, 2a स्क्वायर अपॉन b रहा होगा। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या था, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला था 1 माइनस छोटे वाले का स्क्वायर अपॉन बड़े वाले का स्क्वायर। छोटा वाला क्या है a, बड़ा वाला क्या है b, देखो यहाँ से। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या आया होगा, ये आया होगा, ठीक है। तो ये बेसिक्स हैं जो कि तुम्हें बहुत ही बढ़िया से पता होने चाहिए। तो देखा, अब हम जानेंगे शिफ्टेड इलिप्स। तो शिफ्टेड इलिप्स में क्या होगा कि अभी तक जो हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड इलिप्स, उसका सेंटर क्या था, ओरिजिन। अब उस सेंटर को मैंने किसी x1, y1 पे क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। तो पहली इंपॉर्टेंट बात ये कि इसमें जो भी लेंथ्स रही होंगी वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगी, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि इसकी जो लेंथ आती है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, वो क्या आती थी 2b स्क्वायर बाई ए। तो यहाँ भी क्या आई होगी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए आई होगी। अब इसकी जो एक्सिस रही होगी, यहाँ तो प्रॉपर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस थी, अब ये क्या रही होंगी, ये पैरेलल रही होंगी, या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी या वाई एक्सिस के पैरेलल होंगी। इक्वेशन कैसी दिख रही होंगी, ऐसी इक्वेशन दिख रही होगी, साफ साफ सी बात है। अगर x1 y1 को मैं 0 रख दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगी, स्टैंडर्ड इलिप्स की इक्वेशन मिल जाएगी।
अगर तेरा ए बी से बड़ा है मतलब मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और अगर बी बड़ा है तो मतलब मेजर एक्सिस जो है तेरी वाई एक्सिस के पैरेलल है, वर्टिकल इलिप्स है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो मैंने यहाँ रिजल्ट बताए थे सारे वो यहाँ भी होल्ड होंगे कि ये जो फोकस था तेरा ये कितनी दूर था सेंटर से, ए डिस्टेंस पे, तो यहाँ भी कितनी डिस्टेंस पे होगा, ए डिस्टेंस पे। डेफिनेटली यहाँ जो होंगे ना वो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ फोकस का कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा, अगर तेरा सेंटर x1 y1 है तो जो फोकस का कोऑर्डिनेट आया होगा वो x1 प्लस ए y1 आया होगा, बट डिस्टेंस तो स्टिल चेंज नहीं होगी। तो हमें कैसे रिजल्ट याद रखने हैं, डिस्टेंस के फॉर्म में रिजल्ट को याद रखना है। रखो कि जब भी तुम्हें ए और बी दो अननोन दिए होंगे ना, ए और बी फाइंड करने हैं, तो दो रिलेशन तो वो खुद से दे देगा और एक रिलेशन तुम खुद से लिखोगे हमेशा, जो कि होगा इसेंट्रिसिटी वाला। अब ये जो इसेंट्रिसिटी वाला रिलेशन है ये ऐसे यूज ना होके ऐसे याद रखो तो बेटर है, क्योंकि सवालों में तुम ऐसे यूज कर रहे होगे। कुछ भी नहीं किया, टर्म्स को क्या किया, रीअरेंज किया, देख इसको इधर ले गए और फिर थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं, तो ये क्या बोल रहा है कि इस इलिप्स का तुम मुझे कुछ भी बता दो, फोकस वगैरह। तो इसके बारे में तो कुछ नहीं बता, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो y वाली टर्म्स को मैं अलग कर लेता हूँ, x वाली टर्म्स को मैं अलग कर लेता हूँ, फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या होता है, स्क्वायर होता है ना टर्म्स का। तो यहाँ मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाया, यहाँ मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाया। अब परफेक्ट स्क्वायर तुम इतनी बार बना चुके हो, ये तुम खुद कर लोगे, यहाँ तक पहुंच जाओगे। फिर क्या करना है तुम्हें, x के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। तो मैंने x के कोफिशिएंट को क्या बना दिया, यहाँ पे 1 बना दिया। और फिर ये वाला जो कांस्टेंट टर्म होता है ये भी स्टैंडर्ड इक्वेशन में कितना होता है, 1 होता है, तो इसको भी कितना बना दिया, 1 बना दिया। अब उसने लेट से इसका फोकस पूछा था मुझसे, कुछ भी पूछ ले, हम एग्जांपल के लिए फोकस ले लेते हैं। तो इसका फोकस तो मुझे नहीं पता है, तो मैं क्या करूंगा, इसको कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई सब्स्टिट्यूट करके इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर दूंगा। अब इसका फोकस तो मैं जानता हूं ना, हाँ इसका फोकस तो जानते हैं, क्या रहा होगा, ये रहा होगा। क्यों, क्योंकि ये कैसा इलिप्स है, वर्टिकल इलिप्स है, क्योंकि बी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन ए है। अब यहाँ से तेरे को सेंट्रिसिटी बड़ी आसानी से निकल जाएगी, तो यहाँ से फोकस निकल जाएगा। मतलब इसका फोकस मुझे पता है, ठीक है, बट उसने तो मेरे से स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई वाली इक्वेशन का फोकस पूछा था, निकालना तो इसका है ना। समझ रहे हो बात। तो क्या करोगे, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन लगा दो। ये वाला सवाल हमने पैराबोला में भी किया था इस टाइप से। तो यहाँ क्या करोगे, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का बड़ा आसान सा कंसेप्ट है, वो लगाओगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा। देख ये रिलेशन था ना, यहाँ से स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स में क्या आ जाएगा, तेरा रिलेशन आ जाएगा, खत्म बात। स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या है, कैपिटल एक्स प्लस 3/2, तो वही तो मैंने यहाँ लिखी है, समझ रहा होगा बात। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन, चिंदी सवाल है। जब भी इक्वेशन लिखने वाला सवाल आएगा इलिप्स में, तो हम मेजर एक्सिस के बारे में पता करेंगे। क्या करेंगे, मेजर एक्सिस के बारे में पता करेंगे कि जो तेरी मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फो है। अगर तुम्हें मेजर एक्सिस के बारे में पता चल गया तो तुम्हें पता चल जाएगा कि जो तुम्हारा इलिप्स है वो वर्टिकल इलिप्स होगा या फिर हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा। फिर तो दो चीजें फाइंड करनी होगी, उसके बाद तो ए और बी। तो ए और बी निकालना तो बड़ा आसान है, दो रिलेशन वो खुद दे देता है और एक रिलेशन हम खुद से लिख देते हैं। फिर दूसरी बात यही, ये तुम्हें पता होना चाहिए क्या, कि फोकस इलिप्स का जो फोकस वर्टेक्स और सेंटर होता है ये कहाँ लाई करते हैं, ये हमेशा मेजर एक्सिस पे लाई करते हैं। जैसे कि ये पढ़ा होता है हमने स्टैंडर्ड इलिप्स, इसका ये क्या होता है सेंटर, ये क्या होता है फोकस, और ये क्या होता है वर्टेक्स, ये कहाँ लाई कर रहे हैं, तुम्हारे मेजर एक्सिस पे लाई करते हैं। ठीक है, तो सवाल देखते हैं क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालना है। ये तीनों पॉइंट्स तुम्हें दे रखे हैं। अब जब मैंने इनको प्लॉट किया तो देख वाई कोऑर्डिनेट तीनों में सेम है, केवल एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो मैंने उनको प्लॉट कर दिया। अब जैसे ही मैंने प्लॉट किया तो मुझे पता है ये तीनों तो कहाँ लाई करते हैं, मेजर एक्सिस पे। तो ये तो क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, है या नहीं, हाँ। मतलब ये जो तेरा इलिप्स रहा होगा वो कैसा रहा होगा, हॉरिजॉन्टल रहा होगा, बता। हाँ बात तो सही है। तो मतलब इलिप्स तेरा हॉरिजॉन्टल पता है और सेंटर अगर तुझे पता है, तो अब क्या अननोन बचे हैं, केवल दो अननोन। इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं। अब ए और बी फाइंड करना है, तो मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी ए और बी फाइंड करना होता है, दो अननोन है, तो दो रिलेशन तो वो खुद से देता है और एक रिलेशन हम खुद से लिखते हैं, कौन सा, ये वाला, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो देख प्रोसीड करते हैं। अब उसने क्या दिया है, और एक चीज ये कि शिफ्टेड जो इलिप्स होता है उसमें ये डिस्टेंसेस चेंज नहीं होती है। मैंने बताया था कि सेंटर से ए ई दूरी के अंदर ही एक फोकस रहा होगा और ए ई दूरी बाहर ही दूसरा फोकस रहा होगा। मतलब ये फोकस है, तो ये किस डिस्टेंस पे रहा होगा, ए ई डिस्टेंस पे रहा होगा, तो ये वैल्यू उसने 1 दी है। एक रिलेशन हम ये जानते हैं, तो इसमें यहाँ ए की वैल्यू पुट करोगे तो बी और ए में एक रिलेशन तो ये आ गया। दूसरी चीज उसने क्या दी है, एक उसने ये दिया है, ये क्या है तेरा वर्टेक्स है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि देख अगर ये तेरी क्या है मेजर एक्सिस है, तो ये लेंथ क्या रही होगी, ए ही तो रही होगी, सेमी मेजर हो गई ना ये। तो ए की वैल्यू उसने कितनी दी है, तो ये वाली दूरी देख कितनी है, 2 है, तो ए की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो अगर ए की वैल्यू 2 है तो ए स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो यहाँ से ए और बी दोनों आ गए, खत्म हो गया सवाल। बहुत सवाल देख ले, ये भी बहुत आसान सा सवाल है। क्या बोला है, तेरे को बोला है कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो है इस इलिप्स की वो 10 है। अब हम जानते हैं क्या कि लेंथ तो ये होती है और ये तो स्टैंडर्ड इलिप्स है, तो बहुत ही आसान हो गया। तो यहाँ से ए और बी में एक रिलेशन आ गया। दूसरी चीज उसने दी है कि सेंट्रिसिटी जो है वो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। अब इस फंक्शन को अगर तुम देखोगे ध्यान से तो ये क्या है, ये तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू निकालना तो मतलब हलवा सवाल है यार ये।
क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव, तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आती है वो तो -d/4a पे आती है, ये तो पता होता है ना सबको। और अगर नहीं पता है तो मतलब क्या करो, एओडी वाले कंसेप्ट लगाओ, dy/dt को 0 करो, फिर वहाँ से देखो कि किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आ रही है। बट क्वाड्रेटिक का तो तुम्हें डायरेक्ट पता होना चाहिए कि इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आती है और वो वैल्यू इसके बराबर होती है। तो ये रही होगी मिनिमम वैल्यू कितनी, 2/3। ये तो निकाल ही लोगे क्वाड्रेटिक के लिए। ठीक है, फिर इसेंट्रिसिटी उसने दी है 2/3 है, तो यहाँ से बी और ए में एक रिलेशन और आ गया, तो हो गया सवाल सॉल्व। बड़ा आसान सवाल है, 2 रिलेशन खुद देगा, एक रिलेशन हम खुद से लिखेंगे। कौन सा? ये वाला, b² = a² - a² e²। ठीक है, ये कब वैलिड है वैसे ये वाला रिलेशन? ये तब वैलिड है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, देख ध्यान से सुनना। ये सेंटर 1,0 है, मतलब शिफ्टेड इलिप्स है। फिर उसने दे दी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। मेरे को देख के ये राहत मिली क्या कि मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, मतलब जो मेरा इलिप्स होगा वो कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हम क्या जानते हैं, 2b²/a। ये वैल्यू उसने कितनी दी है, लिखा होगा, ये देख हाफ दी है उसने ये वैल्यू। दूसरी चीज उसने बोला है कि जो माइनर एक्सिस है वो कितना एंगल सबटेंड करती है, 60 डिग्री फोकस पे। फिर तुमसे ए और बी निकालने हैं, तो सिमिलर सा क्वेश्चन है, देख ये कैसा दिख रहा होगा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा जिसका सेंटर 1,0 है। दूसरी बात उसने बोला कि जो माइनर एक्सिस है, माइनर बोला सेमी माइनर, हाँ माइनर एक्सिस है, ये जो है तेरी माइनर एक्सिस, ये फोकस पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है, 60 डिग्री, मतलब ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री है। तो अगर तू देखे तो ये तो इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना रहा होगा, 30 डिग्री रहा होगा इससे ऊपर वाला एंगल। अब मुझे क्या पता है कि सेंटर से ए डिस्टेंस दूर क्या होता है, फोकस, और ये वाली लेंथ क्या है तेरी, बी है, क्योंकि ये माइनर एक्सिस है। तो 10-30 वाला अगर मैं रिलेशन लगाऊं तो ये आ जाएगा यहाँ से, तो 1/√3 इक्वल्स टू कितना रहा होगा, b/a। तो यहाँ से मैं ए को उधर भेज दूँ, इसको उधर भेज दूँ, तो ये मिल गया। फिर मैंने ये वाला इलिप्स वाला इसेंट्रिसिटी वाला रिलेशन लगा दिया, तो यहाँ से एक और रिलेशन मिल गया, खत्म सवाल है बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें ए भी मिल जाएंगे, फिर जो भी पूछा हो बता दो उसको। अब हम पढ़ेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। ये क्या था, तुम्हारा इलिप्स की इक्वेशन थी। अगर तुम्हें इलिप्स पे कोई भी रैंडम पॉइंट मानना है या वेरिएबल पॉइंट मानना है तो ऐसे मानते हैं। ठीक है, बड़ा ही आसान सी चीज है, इसको तुम सेटिस्फाई करा के देख लो, इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब तुम्हें जानना है कि ये थीटा क्या है, तो देख उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ऑक्सिलरी सर्कल क्या है। तो अगर मैंने मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के एक सर्कल बना दिया तो उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्कल। अगर मैं इस सर्कल की इक्वेशन लिखने का ट्राई करूँ तो सेंटर क्या है इसका, ओरिजिन। तो सर्कल की इक्वेशन रही होगी x² + y² = a², क्योंकि रेडियस क्या है तेरी, रेडियस r है। अरे यहाँ तक समझ रहा है ना। ठीक है, तो ये इक्वेशन रही होगी। तो सर्कल पे जो कोई पॉइंट लाई कर रहा होगा वो ऐसा दिखेगा पैरामेट्रिक फॉर्म अगर तुम लिखोगे तो पहले दिमाग में आता है कि ये जो P है ये सेंटर से जितना एंगल बना रहा है थीटा, ये रहा होगा, बट ऐसा तो नहीं है, ये एंगल को थीटा नहीं बोलते हैं, ये पता होना चाहिए तुम्हें। थीटा क्या होता है कि जो सर्कल वाला पॉइंट है वो इस सेंटर से जो एंगल बनाता है उसको थीटा बोलते हैं। ठीक है, इस पे एडवांस ने सवाल पूछा था एक बार। ठीक है, तो मींस 2022 का बहुत ही आसान सवाल, तुम्हें मिड पॉइंट का लोकस निकालना था। एक पॉइंट तो इलिप्स पे लाई कर रहा था और एक पॉइंट दे रखा था उसने। तो इलिप्स पे जो पॉइंट दिया गया था वो ऐसा दिखेगा, ए cos थीटा, b sin थीटा। इस पॉइंट का लोकस निकालना था, तो मिड पॉइंट है तो h, k मान लिया उसको। तो h क्या आया होगा, ए cos थीटा + 4/2 आया होगा और k इस तरह से आया होगा। ठीक है, सबसे पहले इलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में तो तुम लिख ही लोगे। फिर देखो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालना, sin थीटा की वैल्यू निकालना। अब साफ साफ दिख रहा है, cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा को 1 कर देता हूँ तो ये मिल जाएगा। फिर ए और बी की इक्वेशन मुझे, ए और बी की वैल्यू मुझे कहाँ से मिल जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म से मिल जाएगी, तो ये हो जाएगी। फिर अब तुम्हें क्या करना है, इसके बाद तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके इसेंट्रिसिटी निकालनी है। हलवा हो गया ये तो बिल्कुल। क्या करना है अब देख, एक्स के कोफिशिएंट को 1 बना दे और यहाँ y के कोफिशिएंट को 1 बना देगी, तो ये तो बड़ी आसानी से निकाल सकता है। 2² बाहर आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा तेरे पास। अब यहाँ से सेंट्रिसिटी नहीं निकाल पाएगा क्या, 1 माइनस छोटे का स्क्वायर अपॉन ये वाला, तो 1 माइनस ये 1/2, ये ऑलरेडी स्क्वायर ही होता है नीचे, पता है ना। हाँ, तो ये आ जाएगी सेंट्रिसिटी। बड़ा आसान सा हलवा सवाल। तो हमारा जो अगला टॉपिक है ना, फोकल डिस्टेंस निकालना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे इनफैक्ट तुम्हारी इलिप्स की डेफिनेशन भी तुम डिराइव कर लोगे। क्या दिया गया है कि कोई एक रैंडम पॉइंट था P, जो कि तुमने इलिप्स पे ले लिया, जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, उसकी दोनों फोकस से तुम्हें डिस्टेंस निकालनी है और उनका सम निकालना है। तो ये रिजल्ट है, तुम्हें बढ़िया से याद रहना चाहिए। क्या होता है कि इनका जो सम आता है वो क्या आता है, तुम्हारी मेजर एक्सिस की लेंथ के बराबर आता है। तो ये जो टॉपिक है ना, फोकल डिस्टेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बढ़िया से तुम्हें निकालना आना चाहिए। और ये एक रिजल्ट की तरह तुम क्या करोगे, याद करोगे कि मैंने क्या किया, जो मेरा इलिप्स था उस पर कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लिया जो कि x1, y1 होता है, जनरल पॉइंट है ये। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसकी डिस्टेंस निकाली एक फोकस से,
S1 फोकस से डिस्टेंस निकाली PS1, दूसरे फोकस से डिस्टेंस निकाली PS2। इन दोनों का जो सम होता है वो हमेशा कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट की वैल्यू क्या आती है तुम्हारी, वो आती है तुम्हारी लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। बढ़िया से याद होना चाहिए तुम्हें ये रिजल्ट। ठीक है, अब देख लेते हैं निकालते कैसे हैं। तो पहली बात, इस फोकस के करस्पॉन्डिंग ये वाला डायरेक्ट्रिक्स यूज होगा, इस फोकस के करस्पॉन्डिंग ये वाला डायरेक्ट्रिक्स यूज होगा। अब हमें निकालना था PS1। अब डायरेक्ट फॉर्मूला से तो नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे, बेसिक डेफिनेशन यूज करेंगे। इलिप्स की डेफिनेशन क्या होती है कि ये रेशियो जो होता है किसी भी पॉइंट का लोकस PS1 बाई PM1 इक्वल टू कांस्टेंट, इसेंट्रिसिटी आता है, ये हमें पता है। तो PS1 को हमने लिख दिया E टाइम्स ऑफ PM1। अब ये निकालना है PM1, तो ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। तो अगर तू ध्यान से देखे, अगर ये डायरेक्ट्रिक्स है तो ये हम जानते हैं A बाई E दूरी पे होता है। अब ये इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अगर x1 है तो ये डिस्टेंस कितनी है, x1। तो ये जो बची हुई डिस्टेंस आई होगी, ये जो बची हुई डिस्टेंस आई होगी, ये कितनी आई होगी, A बाई E माइनस x1 ही तो आई होगी। तो वही तो मैंने यहाँ लिखा है। तो देख, इसको जब तू सॉल्व करेगा ये मिल जाएगा A माइनस E x1। सिमिलरली जब तू PS2 निकालेगा तो इस पॉइंट की इस वाले फोकस से डिस्टेंस तो ये है, बट इसकी डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस ये वाली है, तो ये वाली डिस्टेंस तो तेरी A बाई E है। ठीक है, ये तो पता होता है, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट x1 है, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या रही होगी, A बाई E प्लस x1 रही होगी। तो यहाँ से ये क्या आया होगा तेरा, PS2 A प्लस E x1 आया होगा। अब तो इन दोनों को जोड़ दे, साफ साफ दिख रहा है क्या रहा होगा, PS1 प्लस PS2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ A रहा होगा। तो बढ़िया से याद होना चाहिए रिजल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जो फोकल डिस्टेंसेस का सम होता है किसी भी पॉइंट की, कोई भी रैंडम पॉइंट है या कोई भी जनरल पॉइंट है जो कि इलिप्स पे लाई कर रहा है, तो फोकल डिस्टेंसेस का जो सम होता है वो हमेशा मेजर एक्सिस की लेंथ के क्या आता है, बराबर आता है। बढ़िया से पता होना चाहिए। इनफैक्ट जो एनसीईआरटी में तुम्हारी इलिप्स की डेफिनेशन है वो क्या बोलती है कि इलिप्स एक ऐसे पॉइंट का लोकस है, ध्यान से सुनना, कि इलिप्स एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसके दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का जो सम आता है वो कांस्टेंट आता है, गिवन दैट कि वो जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो इन दोनों पॉइंट्स के डिस्टेंसेस से क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, अगर ऐसा हुआ कि यार कांस्टेंट की वैल्यू तुम्हारी ए बी के बराबर ही होगी, तब तो वो तीनों किस पे लाई करेंगे, तुम्हारे लाइन पे लाई करेंगे, तो तब तो पी पॉइंट का लोकस क्या आया होगा, लाइन आया होगा। बट अगर तुम्हारा जो कांस्टेंट आया है वो ए बी से बड़ा है तो क्या आया होगा, इलिप्स आया होगा। और अगर लेस देन ए बी है तो कोई रियल लोकस नहीं आएगा, ये इमेजिनरी वाली बात होगी, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ट्रायंगल ही नहीं फॉर्म हो पाएगा। ठीक है, तो ये वाला हम अच्छे से समझते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। मैंने बोला कि एक फिक्स पॉइंट, एक मतलब पी पॉइंट का लोकस जिसकी दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का जो सम था वो कांस्टेंट था। अब वो सम आया तुम्हारे इस लेंथ के बराबर, 2a यही वाली लेंथ तो होती है। तो साफ साफ दिख रहा है कि जो 2a है वो इन दोनों फोकस के डिस्टेंसेस तो बड़ा ही रहा होगा, ये वाली डिस्टेंस तो 2a ही रही होगी और ये वाली डिस्टेंस 2a रही होगी। समझ पा रहे हो? तो कांस्टेंट की जो वैल्यू आई होगी वो हमेशा ग्रेटर देन आई होगी ना S1 S2 से। अगर ऐसा है तभी इस पी पॉइंट का लोकस क्या आया होगा, इलिप्स आया होगा। तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बढ़िया से। ठीक है, बिल्कुल चिंदी टॉपिक है। तुम्हें एक इलिप्स दिया गया है, एक पॉइंट दिया गया है, बताना है वो पॉइंट इलिप्स के अंदर लाई करता है, बाहर लाई करता है, या फिर कैसे लाई करता है। तो मैंने क्या किया, उस पॉइंट को इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दिया, S1 निकाल लिया। सबसे पहली बात, सबको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे। फिर अगर वो पॉजिटिव आ रहा है मतलब पॉइंट बाहर लाई कर रहा है, नेगेटिव आ रहा है मतलब अंदर लाई कर रहा है, और अगर वो जीरो आ रहा है तो वो इलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर तुम्हें टेंजेंट्स की सारी फॉर्म बढ़िया से याद होनी चाहिए। तो स्लोप फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, कैसे याद होनी चाहिए, y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बढ़िया से याद होनी चाहिए। ठीक है, फिर कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है तो बार बार पढ़ते आ रहे हो, एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करोगे, एक्स x1, वाई स्क्वायर को इससे रिप्लेस कर दोगे, और अगर x दिया गया है तो उसको कैसे रिप्लेस करोगे, x प्लस एक्स वन बाई टू से, तो तुम्हें क्या मिल जाएगी, कार्टेशियन फॉर्म। अब अगर पैरामेट्रिक फॉर्म चाहिए तो क्या करोगे, x1 को किससे रिप्लेस कर दोगे, a कॉस थीटा, पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ाई थी। y1 को किससे रिप्लेस कर दोगे, b साइन थीटा, तो ये मिल जाएगी। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ ये कि आई कहाँ से है, ये भी देख लेते हैं। बहुत छोटा सा प्रोसीजर है। ये क्या थी तुम्हारी इलिप्स की इक्वेशन, ये क्या थी लाइन की इक्वेशन। अब जो टेंजेंट रही होगी वो इलिप्स को कितनी बार टच करेगी, केवल एक ही बार टच करेगी। मतलब इनका क्या सॉल्यूशन आया होगा, एक ही सॉल्यूशन आया होगा। तो तुम क्या करोगे, इस y की वैल्यू को उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, फिर एक क्वाड्रेटिक बनाओ। तो इस क्वाड्रेटिक के कितने रूट आए होंगे, रियल रूट तो है बट एक ही तो है, इसलिए डिस्क्रिमिनेंट को क्या कर दोगे, जीरो कर दोगे, खत्म। इस प्रोसीजर से आती है, प्रोसीजर यूज कर रहे होंगे तुम शायद कहीं, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, बाकी याद तो तुम्हें तीनों फॉर्म होनी चाहिए। ये तो निकाल ही लोगे, और टेंजेंट फॉर्म याद कर लेना बढ़िया से, और ये भी बहुत बार यूज होगी तो ये भी याद कर लेना। फिर ये रिजल्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्या बोला है कि टेंजेंट्स जो बनाई मैंने लेटेस्ट रेक्टम के चारों एंड पे, दो लेटेस्ट रेक्टम होंगे तो चार एंड्स हो जाएंगे, वहां मैंने क्या बना दी, टेंजेंट। तो इनसे जो फिगर बनता है वो क्या बनता है, एक रोम्बस बनता है, बढ़िया से याद होना चाहिए, जिसका एरिया ये होता है। ठीक है, 2a स्क्वायर बाई ई, समझ रहे हो बात। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही चिंदी सवाल है। क्या कॉमन टेंजेंट का सवाल है, मतलब इस कर्व की टेंजेंट मैं बड़ी आसानी से लिख सकता हूँ। कॉमन टेंजेंट मैंने बड़ी अच्छे से बताया पैराबोला में, वहां से भी तुम पढ़ सकते हो। क्या बोला गया है कि ये कोई कर्व है, इस पे मैंने एक टेंजेंट बनाई। अब वो जो है वो इस पे भी टेंजेंट है,
तो इसकी टेंजेंट मैं बड़ी आसानी से लिख सकता हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में होगा क्या, हर बार जो तुम्हारा एक कर्व होगा ना वो बहुत स्टैंडर्ड सा कर्व होगा जिसकी टेंजेंट तुम बड़ी आसानी से लिख सकते हो। फिर कुछ कंडीशन लगा के तुम्हें उसी टेंजेंट को, उसी इक्वेशन को दूसरे कर्व पे भी क्या बनाना है, टेंजेंट। अब उसने दूसरा कर्व भी सर्कल दिया है जिसका सेंटर भी क्या है, ओरिजिन। तो ये तो बहुत ही हलवा सवाल हो गया। यहाँ से देख, इसकी टेंजेंट की इक्वेशन ऐसी होती है, ये हमने अभी याद की, y = mx + -√a² m² + b²। अब यहाँ a² की वैल्यू 16 है, b² की वैल्यू 9 है, पुट करो तो टेंजेंट की इक्वेशन आ गई इलिप्स पे। अब ये जो टेंजेंट रही होगी, यही तो टेंजेंट रही होगी इस सर्कल पे भी। तो सर्कल देके उसने काम बड़ा आसान कर दिया कि ये जो लाइन थी, यही क्या थी, टेंजेंट की इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, हमें रेडियस पता है, तो हम इसकी सेंटर से डिस्टेंस निकालेंगे। वो रेडियस के बराबर ही तो रही होगी इस टेंजेंट की इक्वेशन, सेंटर से जो इसकी डिस्टेंस रही होगी वो रेडियस के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो कर दो। डिस्टेंस नहीं निकाल पाओगे क्या इसकी 0,0 से, देखो बड़ी आसानी से निकाल लोगे, स्ट्रेट लाइन में पड़ा होता है। तो अब दोनों तरफ स्क्वायर करके m² की वैल्यू निकाल लेना, तो आ गया तुम्हारा आंसर। अब उसने 2023 में भी एक सिमिलर क्वेश्चन पूछा था, बट वहाँ एक हल्का सा कैच था। उसने जो एंगल पूछा था वो माइनर एक्सिस के साथ पूछा था। अब तुम क्या करोगे, तुम जो भी m² यहाँ से निकालोगे लेट से, वो किसके साथ आएगा, वो तो x एक्सिस के साथ आएगा ना। मतलब जब तुम m = tan थीटा करोगे, थीटा निकालोगे एंगल, वो तुम्हारा मेजर एक्सिस के साथ आएगा, x एक्सिस के साथ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसा ही होगा। बट तुम्हें तो क्या चाहिए, तुम्हें तो माइनर एक्सिस के साथ वाला एंगल चाहिए ना। तो माइनर एक्सिस के साथ वाला एंगल कितना रहा होगा, ये वाला एंगल रहा होगा वो तो वो आएगा तुम्हारा π/2 - थीटा से। ये सिली एरर मत करना, ठीक है। ध्यान रखना इसका कि कौन सी एक्सिस के साथ वो तुमसे एंगल पूछ रहा है, ये π/2 - थीटा होगा यार, ठीक है। बहुत ही काम का रिजल्ट, बहुत अच्छे से तुम्हें पता होना चाहिए। क्या बोलता है कि ये तुम्हारा कोई इलिप्स था, इस पे कोई पॉइंट P था जिसका पैरामीटर θ1 था, कोई दूसरा पॉइंट था Q जिसका पैरामीटर θ2 था। मैंने दोनों पे टेंजेंट्स बनाई, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया होगा R, उसके कोऑर्डिनेट्स डायरेक्ट तुम्हें याद होने चाहिए बढ़िया से। अब अगर रोते रहोगे कि रिजल्ट्स बहुत सारे हैं कैसे याद करें, तब तो नहीं होगा। बट अगर थोड़ा सा एफर्ट मारोगे, चीज़ों को याद करने का ट्राई करोगे, तो हो जाएगा। देख, पैटर्न ऑब्जर्व करने का ट्राई कर। तो पैटर्न में क्या होता है, देख कोई भी पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो इस फॉर्म के होते हैं, a cos θ, b sin θ। तो ऊपर तो न्यूमरेटर में तो यही आया होगा, a cos b sin, और न्यूमरेटर में दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, और डिनोमिनेटर में दोनों क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ क्या है, cos ही है। ठीक है, इस तरह से चीज़ों को याद करने का ट्राई कर। अब याद तो तुझे करना ही पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। हम पढ़ेंगे डायरेक्टर सर्कल, तो जान लेते हैं पहले डायरेक्टर सर्कल होता क्या है। तो ये कोई दो टेंजेंट्स थी जो कि आपस में क्या थी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इन ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रही थी। तो इस पॉइंट का जो लोकस होता है ना, वो क्या होता है, डायरेक्टर सर्कल होता है। मतलब ये जो पॉइंट है, ये किस पाथ पे मूव करता है, वो होता है तेरा एक सर्कल, जिसको बोलते हैं ना डायरेक्टर सर्कल। अब पैराबोला में जो आता है ना तेरा, वो डायरेक्टर सर्कल नहीं आता है, क्योंकि वहाँ जो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स होती है वो कहाँ इंटरसेक्ट करती है, वो डायरेक्ट्रिक्स पे इंटरसेक्ट करती है, ये पढ़ा होता है हमने। बट सर्कल में ऐसी इक्वेशन आती है, ये पढ़ा होता है। इलिप्स के लिए ऐसी आएगी, ये बढ़िया से तुम्हें याद होनी चाहिए। अब एक बात नोटिस करो, अगर तुम x² / a² + y² / b² = 1, ये क्या थी तुम्हारी इलिप्स की इक्वेशन। अगर मैं यहाँ a = b पुट कर दूं, तो मेरे को क्या मिल जाएगी, सर्कल की इक्वेशन। तो मैंने यहाँ अगर a = b पुट कर दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगी, डायरेक्टर सर्कल। तो ये है डायरेक्टर सर्कल फॉर इलिप्स, और ये है डायरेक्टर सर्कल फॉर सर्कल, बढ़िया से याद होना चाहिए। अब इसका प्रोसीजर बहुत ही आसान सा है। क्या है कि टेंजेंट की इक्वेशन ये होती है। अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है, तो उसको h, k से पास हो रही है दोनों, तो पास करा दो, सेटिस्फाई करा दो। तो यहाँ से क्या बना ली मैंने, एक क्वाड्रेटिक बना लिया m में। अब मेरे को पता है कि क्योंकि ये दोनों टेंजेंट्स क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो m1 × m2 क्या होगा, -1 होगा। ऐसा रिजल्ट तो हम बहुत बार यूज करते हैं। तो अगर ये क्वाड्रेटिक है m में, तो इसके अगर दो रूट है m1 और m2, और इनका प्रोडक्ट मेरे को पता है क्या है, -1, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, c/a लिख सकता हूँ। तो ये कितना रहा होगा, k² - b² अपॉन h² - a² = -1, ये रहा होगा। यहाँ से मेरे को ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब मैं h और k को किससे रिप्लेस कर दूंगा, x और y से रिप्लेस कर दूंगा, खत्म। तो देख, अब हमें पढ़नी है इक्वेशंस ऑफ द नॉर्मल। तो ये तीन इक्वेशंस होती है तुम्हारे पास ना, ठीक है, बढ़िया से याद होनी चाहिए। ज़्यादातर हम कार्टेशियन फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज़ कर रहे होंगे नॉर्मल वाले केस में। अगर तुम्हें इक्वेशंस याद नहीं है तो निकाल तो सकते हो, बट काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला तुम्हें क्या होना चाहिए, याद होनी चाहिए, डायरेक्ट फॉर्म। तो ऐसी ऐसी दिखती है कार्टेशियन फॉर्म। अब यहाँ पैटर्न ऑब्जर्व करने का ट्राई करो ना यार, देख दोनों तरफ क्या है, a² और b² है, ऐसे याद रख सकते हो, और दोनों तरफ माइनस ही हो रहे हैं वो। यहाँ x/x1 मल्टीप्लाइड है, यहाँ y/y1 मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारी कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द नॉर्मल। स्लोप फॉर्म ऐसी दिखती है, और पैरामेट्रिक फॉर्म ऐसी दिखती है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, तेरे पास केवल एक ही वेरिएबल है। देख, थीटा, अगर थीटा आ गया तो कुछ भी निकाल लेगा। यहाँ दो दो वेरिएबल है, x1 और y1। तो x1 और y1 को तेरे को बाद में कर्व पे भी सेटिस्फाई कराना पड़ता है, ठीक है। ये अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे जब समझ आएगा। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, और एक बहुत छोटी सी बात, क्या कि नॉर्मल और टेंजेंट का जो स्लोप का प्रोडक्ट रहा होगा, ये -1 रहा होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो देख, हमें क्या दिया था,
मुझे बोला था कि ये एलिप्स है, इस पे जो नॉर्मल बनाया गया किसी पॉइंट P पे, वो इस लाइन के पैरेलल था। तो अगर इस लाइन के पैरेलल है नॉर्मल, तो तुम्हें पता चला कि नॉर्मल का स्लोप कितना रहा होगा, जो इस लाइन का स्लोप है वही तो रहा होगा। तो इसका -2 अगर है, तो टेंजेंट का स्लोप कितना आया होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। अगर कहीं यूज हो रहा होगा आगे तो देख लेंगे। फिर देख, इसने बोला कि इलिप्स ऐसा है, तो इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दूंगा तो ऐसा लिख सकते हैं। अब मेरे को ए और बी पता है, यहाँ साफ साफ दिख रहा है, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू √3 है। तो नॉर्मल की इक्वेशन मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, देख पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे। हाँ देख, याद होगी तो लिख देगा, ए एक्स बाई कॉस थीटा माइनस बी वाई बाई साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से हमने ए की वैल्यू 2 पुट कर दी, बी की वैल्यू √3 पुट कर दी, तो ये आ जाएगा। अब इसका स्लोप हम निकालेंगे यहाँ से, तो कितना दिख रहा है देख, स्लोप होगा इस वाली टर्म को उधर भेजेगा, तो साइन अपॉन कॉस tan बन जाएगा, 2/√3 tan थीटा बन रहा है। अब इसके स्लोप की वैल्यू तो उसने दी है -2 है, तो यहाँ से tan थीटा कितना रहा होगा, -√3 रहा होगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू 2π/3 रही होगी, सेकंड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में रहा होगा थीटा, और क्या। तो सेकंड वाला ले लेते हैं। अब उसने आगे जो है, क्योंकि ये मेंस का क्वेश्चन है ना, तो आगे वाली जो इन्फो उसने टेंजेंट वाली दी है, अगर वो नहीं भी देता तो भी तुम पॉइंट तो निकाल ही देते, क्योंकि पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स रहे होंगे वो क्या ऐसे रहे होंगे, a cos थीटा, b sin थीटा। अब थीटा पता है तो पॉइंट पता है, पॉइंट ही तो तुम्हें निकालना था इन दी एंड, तो ये पॉइंट रहा होगा। अब आगे उसने बोला है कि जो टेंजेंट की इक्वेशन रही होगी पॉइंट P पे, ठीक है, वो जो है ना वो 4,4 से पास होती है। तो क्रॉस वेरीफाई अगर कर लेते हैं क्या ये हमारा थीटा सही था या ये पॉइंट हमारा सही है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखी मैंने पॉइंट P पे, तो x(x1) + y(y1) वाले उस मेथड से लिख देना, t = 0 वाले मेथड से। तो यहाँ से टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब मैंने चेक कर लिया 4,4 इसको सेटिस्फाई करता है, हाँ बिल्कुल करता है। तो मतलब क्या है तुम्हारा, यही पॉइंट P है, Q उसने दिया है 4,4 है, दोनों पॉइंट पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकाल लो, ठीक है। फिर ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द नॉर्मल टू द इलिप्स, इस इलिप्स पे नॉर्मल की जो मैक्सिमम डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन वो 1 है। तो तुम्हें सेंट्रिसिटी निकालनी है, बेसिकली तुम्हें बी निकालना है इधर। अगर बी आ गया तो सेंट्रिसिटी बड़ी आसानी से आ जाएगी। अब नॉर्मल की जो इक्वेशन रही होगी पैरामेट्रिक फॉर्म में वो ये होती है, हमने देखा अभी। अब इसकी जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, मतलब इसकी डिस्टेंस निकालनी है ओरिजिन से, तो इसकी डिस्टेंस तो निकाल ही सकते हो ओरिजिन से, इसको रखो ओरिजिन को इसमें, तो ये क्या आया होगा, ये आई होगी डिस्टेंस, ठीक है। ये कितना बना होगा, a² sec स्क्वायर थीटा माइनस ये साइन ऊपर जाएगा तो मतलब कितना बनेगा, ये b² cosec स्क्वायर थीटा, ये आई होगी डिस्टेंस। फॉर्मूला है स्ट्रेट लाइन वाला। इसकी वैल्यू कितनी दी है उसने 1। अब वो बोला है कि डिस्टेंस जो है तेरी मैक्सिमम है। डिस्टेंस कब मैक्सिमम होगी, ए और बी तो कांस्टेंट रहे होंगे, वेरिएबल क्या है थीटा, तो इसी को हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर ये क्वांटिटी तेरी मिनिमम रही होगी तभी तो डिस्टेंस क्या रही होगी, मैक्सिमम रही होगी, है ना। अब इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वैसे तो तुम्हें याद होनी चाहिए, मैं बता देता हूँ फिर भी। सेक स्क्वायर थीटा को लिखो 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसको लिखो 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि देख a² + b² आ गया एक तो, और एक ये एक्सप्रेशन बचा। अब ये तो कांस्टेंट है, इसको मिनिमाइज करना है। अब इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, am > gm लगा सकते हैं। तो इन दोनों का सम, उसको अगर मैं लेट से कुछ भी बोल दूं, y बोल दूं, तो y/2 जो रहा होगा वो ग्रेटर देन इन दोनों का प्रोडक्ट। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना रहा होगा, ये रहा होगा। तो am > gm लगा लेना। तो इसकी मिनिमम वैल्यू आती है 2ab, ठीक है, बड़ी साफ साफ दिख जाएगी। तो यहाँ से a + b² इसकी क्या आती है, मिनिमम वैल्यू। तो क्योंकि ये अंडर रूट में है तो दोनों मॉड से खुलेंगे। अब a और b तो दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो ये कैसा खुल जाएगा तेरा, पॉजिटिव खुल जाएगा मॉड। a² - b² को कट कर देना। फिर ये देखा, अब उसने साफ साफ दिया है कि जो b की वैल्यू है वो 2 से छोटी है और a की वैल्यू 2 है, तो मॉड कैसा खुल जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मॉड खुल जाएगा, फिर b की वैल्यू आ जाएगी, a तेरे को पता है, तो सेंट्रिसिटी तो सोए सोए निकाल लेगा। तो जैसा हमने पैराबोला में पढ़ा होता है ना कॉर्ड्स के बारे में, वैसा ही यहाँ होता है, कोई नई चीज़ नहीं है। इस पॉइंट P के रेस्पेक्ट में क्यूआर को क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। इसकी इक्वेशन कैसे आती है, t = 0 से आती है, पता होना चाहिए बढ़िया से। अब ये सब्स्टिट्यूशंस हमने इतनी बार पढ़ ली हैं तो ये तो तुम बड़ी आसानी से निकाल लोगे। बहुत सवाल आते हैं इस पे, तो पता होना चाहिए तुम्हें। फिर इस पे 2025 में काफ़ी सारे सवाल पूछे गए हैं कि कॉर्ड की इक्वेशन लिख दो जहाँ मिड पॉइंट गिवन हो, तो कैसे लिखते हो, t = S1 से लिखते हो कि ये कोई कॉर्ड थी QR, इसके मेरे को क्या लिखनी थी, इक्वेशन लिखनी थी, इसका मिड पॉइंट गिवन था, तो t = S1 से लिखोगे जहाँ t ऐसा दिखता है, S1 ऐसा दिखता है। S1 के लिए क्या करना है, इस पॉइंट को तुम्हें उस कर्व की इक्वेशन में पुट कर देना है और सारी चीज़ों को कहाँ रखना है, लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। तो बहुत आसान सी चीज़ है, सवाल देखेंगे। फिर पेयर ऑफ टेंजेंट जो होता है हमारा वो क्या होता है, SS1 = t² होता है। फिर ये एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक कि अगर P और Q कोई दो पॉइंट्स हैं, P का पैरामीटर θ1 है, Q का पैरामीटर θ2 है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन की इक्वेशन आई होगी वो ऐसी ऐसी कुछ आई होगी। इसको अगर तुम्हें याद करना है तो मतलब टेंजेंट की इक्वेशन से रिलेट करके तुम क्या कर सकते हो, उसको याद कर सकते हो, x/a cos θ + y/b sin θ = 1, ऐसा पैटर्न बना के याद करने का ट्राई करो, ठीक है, तो हो जाएगा याद। फिर अगर बोला कि ये PQ तेरी फोकल कोड है, तो अगर ये फोकल कोड होगी तो कहाँ से पास होगी, a, 0 से पास होगी। तो अगर ये a, 0 से पास होगी तो ये रिजल्ट होता है जो कि तुम्हें याद होना चाहिए, क्या, tan θ1/2 tan θ/2 इन दोनों का जो प्रोडक्ट रहा होता है वो इसके बराबर होता है, ठीक है।
अगर डिराइव करना है तो इसमें a, 0 पुट करो और फिर CND वगैरह का यूज़ करके, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज़ करके ये डिराइव होता है, बट उसमें नहीं जाना। इवन दो इस रिजल्ट से क्वेश्चंस आए भी नहीं है, बट स्टिल याद कर लो, क्या पता आ जाए। ठीक है, वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर रहो। ठीक, तो देख 29 जैन को महाशय ने क्या पूछा कि ये दे दी तुम्हें कोड की इक्वेशन इस इलिप्स की, जिसका मिड पॉइंट दिया है। तो हमें तो पता है t = S1 से इक्वेशन निकालते हैं, तो t = S1 निकालना सबको आता है। अब ये मिड पॉइंट है तो इस पे t वाला लगाओ, क्या लगाओगे 5/2 × x/9 और 1/2 के करस्पॉन्डिंग 1/2 × y/4 - 1, इस वाली टर्म को इधर ले आओ। तो ये t आ गया, S1 लगाना, इस पॉइंट को इसके अंदर पुट कर दो। इससे इजी सवाल तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते भाई। t = S1 लगाया, खत्म सवाल, इक्वेशन मिल गई। इक्वेशन मिल गई, कंपेयर करो, अल्फा बीटा ऐड करो। ठीक है, अभी तो और देखो, फिर 24 जनवरी को उसने सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया। ये तुम्हें स्टैंडर्ड इलिप्स दिया, उसका मिड पॉइंट दिया है, इक्वेशन लिखो। और इक्वेशन ही पूछ रहा है, कोई मैनिपुलेशन कुछ भी नहीं करवा रहा, डायरेक्ट तुमसे बस केवल t = S1 लगवा रहा है। अब फिर बोलते हो तुम नंबर नहीं आ रहे। फिर यहाँ देखो, यहाँ उसने फिर 23 जनवरी, यहाँ था 24 जनवरी, यहाँ था 23 जनवरी। अब देखो तुमने वापस वही सेम सवाल, इलिप्स दिया है, मिड पॉइंट दिया है, तो लिख लो इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड। अगर तुम्हें इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड मिल गई t = S1 लगा के, तो इसकी लेंथ पूछ रहा है, तो अगर तुम्हें पता है तो ये दोनों क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो है, तो सॉल्व कर लो उन दोनों को। तो इक्वेशन मेरी ये आ गई, ये मेरा इलिप्स दे रखा है, दोनों में मैंने क्या कर दिया, दोनों को सॉल्व कर लिया। मजदूरी तो है, बेसिक से कर लो। 2 पॉइंट आ गए, डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस आ गई, खत्म सवाल। और अभी तो मैंने पूरे लिए नहीं है, ऐसे और भी सवाल थे। तो तुम समझ रहे हो क्या लगवा रहा है वो तुमसे, t = S1। ठीक है, अब जिसने इलिप्स नहीं किया होगा ये सोच के कि ये तो टफ सा चैप्टर है, काफी सारे फॉर्मूले, अब देखो क्या लगवा रहा है भाई वो तुमसे। तो सरफेस लेवल पे तो तुम्हें हर चैप्टर आना चाहिए मेंस के लिए, कि इजी सवाल तो तुम्हारा ना छूटे। हम पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ द इलिप्स। पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि P1 × P2 क्या आ रहा होता है, b² रहा होता है। इसको डायग्राम से समझते हैं। ये मेरा इलिप्स था, यहाँ मेरे पास दोनों फोकस से मैंने क्या किए, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। तो इनकी जो लेंथ रही है वो P1 P2 है। अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूँ तो वो हमेशा कांस्टेंट आता है, और उस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, b² होती है। b² को तुम क्या बोल सकते हो, सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ का स्क्वायर भी तो बोल सकते हो। समझ गए कि इन परपेंडिकुलर की लेंथ का जो प्रोडक्ट आता है वो b² आता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि ये मेरा इलिप्स था, मैंने किसी भी फोकस से, कोई सा भी फोकस हो सकता है दोनों में से, अगर मैंने टेंजेंट पे क्या बना दिया, परपेंडिकुलर, तो ये जो पॉइंट लाई कर रहा होगा, ये कहाँ लाई कर रहा होगा, ये पॉइंट तुम्हारे इस इलिप्स के ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करेगा। अब ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है, मेजर एक्सिस को डायमीटर मानकर बनाया गया सर्कल, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ तुम्हें। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर कोई तुम्हारी रे एक फोकस से इंसिडेंट हुई इलिप्स में, तो वो टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद दूसरे फोकस से ही पास होगी, और कहीं से पास नहीं होगी, ध्यान रखना ये बात। ठीक है, यहाँ ये जो टेंजेंट है तुम्हारा, ये किसकी तरह काम कर रहा है, मिरर की तरह काम कर रहा है। अगर अब मैं यहाँ नॉर्मल बना दूं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो रहा होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर रहा होगा। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि एक पर्टिकुलर पोर्शन टेंजेंट का, कौन सा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और डायरेक्ट्रिक्स के बीच वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन की बात हो रही है। ये वाला जो पोर्शन है ये फोकस पे 90 डिग्री सबटेंड करता है। कौन से फोकस पे, करस्पॉन्डिंग फोकस। अगर इस डायरेक्ट्रिक्स की बात हो रही है तो ये वाला फोकस हो जाएगा, इस डायरेक्ट्रिक्स की बात हो रही है तो ये वाला फोकस हो जाएगा। समझ गए होंगे बात, बढ़िया से पता होना चाहिए। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, इस पे तो क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी, तो ये तो तुम्हें अच्छे से पता होनी चाहिए कि इसका जो लोकस ऑफ फुट रहा होगा, मैंने फोकस से क्या डाला, परपेंडिकुलर डाला, कहाँ, टेंजेंट पे, तो उसका जो फुट होगा वो कहाँ लाई करेगा, ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करेगा। ठीक है,